नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि 2022-23 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ऐलान हो गया है और 2022-23 के लिए अभी 2 सीरीज का ऐलान किया गया है। पहली सीरीज 20 से 24 जून तक खुलेगी, मतलब अगले हफ्ते मंडे से अगले पूरे हफ्ते आप गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सीरीज के लिए 22 से 26 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। बैंक SHCIL, CCIL, NSE और BSE के जरिए भी निवेश की सुविधा मिलेगी। चुनिंदा पोस्ट ऑफिस से भी आप इसकी खरीद कर सकते हैं। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जुड़ रहे हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। और इनफैक्ट जो बॉन्ड का प्राइस तय होता है वो इब्जा का ही रेफरेंस प्राइस लिया जाता है और मेहता जी इब्जा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेहता जी, आप बताएं कि 2 ही सीरीज क्यों सर इस साल के लिए? देखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है और लोग लगभग अप्रैल से ही इसकी राह देख रहे थे, लेकिन इस बार इसमें जरूर डिले हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना गोल्ड मार्केट वॉलेटाइल हुआ है उसके मद्देनजर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके सरकार भी सोच रही है कि गोल्ड बॉन्ड की सीरीज को ज्यादा न किया जाए या इसमें रुक रुक कर अनाउंसमेंट की जाए। तो फिलहाल 2 सीरीज का अनाउंसमेंट किया है, जून में और अगस्त के अंदर, और हो सकता है कि आगे जाके इसके और अनाउंसमेंट हो। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको टैक्सेबिलिटी का फायदा है, आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, आपको 2.5% ब्याज मिल रहा है और फिलहाल तो प्राइस भी 50,000 के आसपास चल रहा है। तो ये मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से माना जाता है। लेकिन शायद इन्वेस्टरों को इस बार इसी 2 सीरीज से में संतोष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जरूर इसके बारे में, क्योंकि इन्वेस्टर की बहुत डिमांड रहती है, सरकार इसको अगस्त के बाद भी जारी जरूर करेगी। अच्छा, ठीक है। अब जरा आप ये बताइए सर कि अभी गोल्ड बॉन्ड में, मतलब चूंकि अगले हफ्ते से खुल रहा है मंडे से, तो अभी गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना ठीक रहेगा क्या? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति गोल्ड में जो रेगुलर ट्रेड नहीं करता हो और आप प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको आपके डीमैट अकाउंट में बॉन्ड आ जाए, सिर्फ आपको जो पीली धातु है वो आपके घर में नहीं आती है, आपको एक बॉन्ड मिलता है, तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है। और इसीलिए ये गोल्ड बॉन्ड जो हैं, हमने पिछले 3 सालों में देखा कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए और जितने भी एक एसेट क्लास के लोग हैं जो हमेशा इक्विटी में निवेश करते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं। और इसमें सिर्फ आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, आपको डीमैट के रूप में बॉन्ड आता है और सरकार इसकी सोवरिन गारंटी लेती है। तो प्राइस क्या रहने की संभावना है सर? सर, इस गोल्ड बॉन्ड में जीएसटी का प्राइस इंक्लूड होता नहीं है, तो प्राइस तो इसका कल शाम को आईबीजे के रेट जब डिक्लेयर होंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये प्राइस 50,500 के आसपास रह सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, आपको सरकार, यदि आप डिजिटल पेमेंट करें तो 50 रुपये आपको डिस्काउंट भी देती है। तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प है और इसमें इन्वेस्टमेंट, यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का कोई लक्ष्य है गोल्ड में, तो ये सबसे अच्छा विकल्प मानता हूं मैं और इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और गोल्ड बॉन्ड पर ये डिटेल जानकारी देने के लिए। तो नई खबर यही कि मंडे से आप गोल्ड बॉन्ड में आवेदन कर पाएंगे पूरे हफ्ते, और फिर आपको इसकी लॉट अलॉट होगी। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब दूसरी खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है, खास करके खाने के तेल के मोर्चे पर, और हमने बहुत खबर चलाई थी जब दाम बहुत बढ़े थे खाने के तेल के, और आज इसलिए ये खबर बताते हुए आपको बड़ी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि खाने के तेल के दाम कम हुए हैं, और सिर्फ कम हुए नहीं हैं बल्कि आगे और होने वाले हैं। 10 से 20 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती बड़ी तेल कंपनियों की तरफ से की गई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी दाम घटे, सप्लाई बढ़ी, इंडोनेशिया से इंपोर्ट बढ़ा, तो ये तमाम वजह रही जिससे खाने के तेल के दाम कम हुए हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हेमंत बंसल जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रुचि सोया के। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आपकी कंपनी ने भी MRP में कमी की है, जिसका फ़ायदा 1 से 2 हफ्ते में कंज्यूमर को मिलने लगेगा। अब आप जरा बताएं कि अभी एडिबल ऑयल का सिनारियो हमारे देश में है क्या, क्योंकि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तब सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता थी। इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था पाम तेल के, चिंता और बढ़ गई थी। अभी सिचुएशन क्या है? नमस्कार मृत्युंजय जी, और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि हमारी कंपनी जो रुचि सोया प्रोएक्टिवली होके अपनी MRPs मार्केट पे चेंज करती रहती है। जैसे जैसे तेलों के दाम कम होते हैं, हमने अप्रैल में भी कमी करी, मई में भी कमी करी, और हमने अभी भी अपने तेल की MRP में कमी कर दी है। इसमें थोड़े दिनों में वो नया MRP का माल भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और MRP के अलावा हम कंसिस्टेंट बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, जैसे जैसे तेल के भाव और कम होते हैं, हम कंटिन्यू एज ए कंपनी मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबको वो रिड्यूस रेट पे माल देते जाते हैं, और कंसिस्टेंट सप्लाई बनाने के हिसाब से, ताकि मार्केट में किसी भी तरह की सप्लाई चेन में वो कमी नहीं हो। अच्छा, अगर हाँ जी ठीक है। तो एक बात और बताएं बंसल जी, कि ये तो कटौती हो गई है, लेकिन अभी क्या कुछ और कटौती होने की गुंजाइश है? आगे दाम कुछ और कम होने वाले हैं? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें क्या है, ये क्योंकि हम भारत एज अ कंट्री 65% के आसपास अपना तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के अलावा इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत सारी चीजें ये गवर्न करते हैं कि तेल के प्राइसेस ऊपर नीचे या कैसे होने वाला। जैसे आपने अभी खुद बताया, यूक्रेन रशिया का वार होने से सनफ्लावर की कीमतें आसमान को छूने लग गई थी। बट अच्छा उस टाइम पे ये था कि हमारी डोमेस्टिक की मस्टर्ड क्रॉप आ रही थी, जिसने उस शॉर्टेज को क्रिएट नहीं होने दिया और तेलों को एक दाम के ऊपर नहीं बढ़ने दिया। अगर उस टाइम पे ये नहीं होता तो शायद तेल के दाम और बढ़ जाते। बट अगर हम ये देखें ऊपर से, आज से अगर हम 40 से 45 दिन पहले की बात करें, तो सभी तेल के अंदर में 15 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक की एक नीचे स्तर देखने को मिला है, जो काफी इंटरनेशनल फैक्टर्स के थ्रू हुआ। तो बाकी सभी कंपनीज ने भी उसमें एक अहम भूमिका निभाई, हमारी गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर में काफी फोकस रखा। तो ये सारी चीजें चलते हुए आज की तारीख में अगर देखें, जो आज से 1-1.5 महीने पहले कंज्यूमर को तेल खाने के भाव जिस भाव में मिल रहा था, उससे ऑलरेडी 15 रुपए के आसपास कम हो गया है, और कुछ तेलों में 20 रुपए भी कम हो गया है। अब सर अगर ये आगे की बात हम ये करें तो देखिए, ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। मार्केट अभी एक थोड़े से स्टेबलाइज्ड मोड में लग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कमी भी आ जाए, बट बहुत ज्यादा कमी और ये नहीं देखते हुए हर लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, सबको बाइंग करनी चाहिए। ये मार्केट का नहीं, वो तो ठीक है बंसल जी, लेकिन अब देखिए फैक्ट ये है अभी कि अभी तेल की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट कर सकते हैं जितना चाहे उतना, क्योंकि इंडोनेशिया खुद चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई है, उनको रखने में भी दिक्कत आ रही है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं बल्कि ग्लोबली अभी तेल के दाम कम हुए हैं। अमेरिका में आप देखिए सोया तेल के दाम कम हुए, मलेशिया में पाम तेल के दाम 2 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि पोर्ट पर करीब करीब 22 लाख टन का स्टॉक है, जबकि हमारा मंथली कंजम्पशन
18-19 लाख टन के आसपास है। आप करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं तो क्या ये जो सारे फंडामेंटल हैं ये काफ़ी नहीं है कि तेल कीमतें और कम हो जाएं? देखिए, ये फंडामेंटल्स आप सही कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स की इन्हीं सब फंडामेंटल्स की वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 रुपए किलो की ऑलरेडी जो मद्दी आ गई है वो आ गई है। अब ये कहना कि यहाँ से और 10 रुपए किलो मद्दी आ जाएगी या 5 आ जाएगी, ये मुश्किल है, ठीक है। बट मार्केट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई तेजी की तरफ चले जाएंगे, बट एक स्टेबलाइज मार्केट, एडिबल ऑयल का मार्केट एक स्टेबलाइज जोन में आ गया है। हो सकता है यहाँ से 2-3-4 रुपए की मद्दी आ भी जाए। तो डिमांड भी कम होती है सर मेरे ख्याल से, जून जुलाई में आम का सीजन होता है, ये ठीक बात है क्या? बिल्कुल, आज गर्मियों के अंदर में तेल की डिमांड बढ़ जाती है, बट अब क्या है, आने में बारिश का सीजन आ रहा है जिसमें हर एक आम घरों में तली हुई चीजें, पकौड़े, इस टाइप की बहुत सारी चीजें खाई जाती है। तो ये मॉनसून सीजन में नॉर्मली एक तेल की डिमांड थोड़ी सी गर्मियों के बनिस्बत बढ़ती है। और दूसरा क्या है कि जैसे कुछ अचार के सीजन और भी आ रहे हैं जिसके अंदर में मस्टर्ड ऑयल की डिमांड भी अभी आने वाले टाइम में कुछ बढ़त की तरफ देखी जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स है, वो जो बिल्कुल स्लगिश डिमांड वाला पीरियड था वो चला गया है ऑलरेडी। एक चीज और है, क्योंकि ये एक तरफा गिर रहा था तो मार्केट में सप्लाई चेन भी लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेंट्रीज के ऊपर में अपनी पोजीशन नहीं ले रखी है। तो इसलिए मार्केट में जो नीचे लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर है, कुछ तो अभी आप जानते हैं कि स्टॉक लिमिट का भी इशू चल रहा था, तो रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर भी एक लेवल की ज्यादा नहीं रख पा रहे थे। तो सब मार्केट की एक इन्वेंट्री भी थिन है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हेमंत जी आपका जुड़ने के लिए और एडिबल ऑयल पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप क्या कुछ कर सकते हैं। और आज के मार्केट का हाल तो ये है कि कच्चा तेल बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, $116 के करीब पहुंच चुका है ब्रेंट इस वक्त, $2 से ज़्यादा दाम टूट चुके हैं। नामेक्स क्रूड में भी करीब करीब $2 की गिरावट है, 113 के आसपास है। MCX पर तो गिरावट इनफैक्ट ज़्यादा है, और MCX पर आप देखिए कि कच्चा तेल 3.5% के आसपास टूट चुका है, 8,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, और तपन पटेल साहब हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी बताइए, क्या हुआ ये अचानक कच्चे तेल में क्यों गिर गया इतना? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए, एक तो चाइना में दोबारा से लॉकडाउन लगने की बात देखिए, साथ में जिस तरीके से पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट में एक सेल ऑफ रहा है, तो मार्जिन कॉल्स की वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया है। तो अल्टीमेटली सभी एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह से हमने एक सेंटिमेंटल यहाँ पर बिकवाली आते हुए देखे। हालांकि मेजर कोई ऐसा फंडामेंटली चेंज नहीं है, बट हाँ एक जो हम सेंटिमेंटल देख रहे हैं उसकी वजह से क्रूड में एक बिकवाली का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उतना नहीं गिरा है, अगर आप देखेंगे तो $3 से $4 की गिरावट क्रूड में आती हुई देखी गई है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट 114-115 तक दोबारा यहाँ पर आ सकती है, फिर वहाँ से अगेन खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी जो रेंज है वो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, नीचे करीबन 8,700, ऊपर में करीबन 9,200, ये रेंज हमें लगता है क्रूड में बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, आज के लिए क्या किया जाए तपन जी इस गिरावट पर कच्चे तेल में, आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? जी, मुझे लग रहा है जो भी फंडामेंटल्स अनुज ने भी बताया और टेक्निकल लेवल्स भी बताया, मुझे लग रहा है सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, और उछाल आने पे बेचने की सलाह मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स भी काफ़ी वीक लग रहे हैं। जो कल का IEA का रिपोर्ट है, उन्होंने भी जो डिमांड कंसर्न्स रेज किए हैं और जो सप्लाई बढ़ने की आशाएं नेक्स्ट ईयर के लिए जताई है वो है, प्लस जो चाइना का लॉकडाउन की बात हुई है वो भी एक कंसर्न है, डिमांड कंसर्न। और दूसरा जो अभी रिसेशन फियर्स ग्लोबल मार्केट में आ रहा है, क्योंकि सारी सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लगी हुई है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मार्केट में कम हो सकती है, और जिसका प्रेशर क्रूड में आ सकता है। तो 2 दिन से हमने जो गिरावट देखी वो महज प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है 112 के लेवल तक क्रूड प्राइस जा सकते हैं डॉलर टर्म में, और उसका प्रेशर यहाँ पे MCX में आ सकता है। तो 8,860 के लेवल से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर सकते हैं, टारगेट डाउन साइड 8,490, स्टॉप लॉस 8,950 का रख के क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है कच्चे तेल के ऊपर कि क्रूड में अभी आपको करना क्या है। अच्छा, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड अनुज जी? अभी 2.5% के आसपास की तेजी है, 608 रुपए के ऊपर है भाव। और देखिए, नेचुरल गैस में हमने पिछले 3-4 दिनों में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, क्योंकि डिमांड कंसर्न यहाँ पे कुछ लोअर आता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से भाव नीचे आए हैं। हमें लगता है कि सनराइज का मार्केट ही रहेगा ये,
ऊपर में 615 620 के लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 590 585 तक के लेवल आ सकते हैं, तो ये काउंटर भी थोड़ा सा वीक हमें आता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज इन्वेंट्री के डेटा आने हैं, इन्वेंट्री के डेटा के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे सनराइज का मार्केट बनेगा। चलिए इस पर नज़र रखिए। लेकिन गोल्ड का मार्केट भी आज देखिए कि शुरुआती दौर में तेज़ी ज़्यादा थी 200-250 रुपए की, उसके बाद मार्केट गिर के एक बार माइनस में भी आ गया, क्योंकि खबर ये आई कि नाटो अपील कर रहा है यूक्रेन रूस से कि कोई रास्ता निकाला जाए युद्ध खत्म करने का। इस उम्मीद में एक दबाव आया गोल्ड में, और इनफैक्ट अभी भी मार्केट आप कहें कि एक दबाव में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। 36 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड। तो क्या किया जाए तपन जी गोल्ड में अभी? जी, मुझे लग रहा है कि जब तक लिए 1870 का लेवल जो है कॉमेक्स में क्रॉस नहीं करता, तब तक लिए सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि सारी सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लगी हुई है, और आज भी अगर करेंसी की मूवमेंट हम देखें, यूरो, GBP, येन, सब में काफ़ी गिरावट आई है, और डॉलर इंडेक्स फिर भी स्ट्रॉन्ग खड़ा था, तो इसका प्रेशर गोल्ड और सिल्वर प्राइस में आया है। मुझे लग रहा है नीचे में 1780 का लेवल कॉमेक्स में वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक प्राइसेस जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और जिसका प्रेशर यहाँ पे MCX के भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है 50,600 के लेवल से गोल्ड में सेल करना चाहिए। 50,800 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 50,150, वो अगर ब्रेक करता है तो 49,800 के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है अभी भी प्रेशर यहाँ पे बना रह सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है महेंद्र शर्मा का। पूछिए महेंद्र जी। नमस्कार सर, जयपुर से महेंद्र बोल रहा था। जी बोलें। मेरा क्वेश्चन मेरा जिंक के ऊपर है। मेरा शॉर्ट है जिंक 315 का, तो मैं ऊपर का एसएल टारगेट में कितना कर रहा था। क्या किस भाव पर ट्रेड है सर आपका जिंक में? 315। बाई किया है आपने? सेल। ओके, 315 पर सेल है। मार्केट 312 के नीचे है, तो ठीक ट्रेड है आपका। लेकिन अनुज जी, क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें, रुके रहें? देखिए, मुझे लगता है कि इनको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और एक बार भाव एक्सपेक्टेड है 309 310 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पर, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ले तो 309 310 के आसपास हमारी सलाह है, वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, कपिल हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पूछिए कपिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरा सवाल चने और गेहूं पर राय चाहिए थी सर। चने और गेहूं पर राय? हाँ सर। बताइए अनुज जी, क्या राय आपकी चने पर और गेहूं पर? एग्री के अंदर हम सभी में एक नरमी का ट्रेड देख रहे हैं, और वहीं हम देखें तो चने के अंदर भी थोड़ी सी नरमी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड है थोड़ा सा डाउन साइड का ही ट्रेंड है, अभी ज़्यादा तेजी या ज़्यादा मंदी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा भाव जो है डिमांड कम होने की वजह से भावों में थोड़ा सा हल्का फुल्का एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी भाव MSP के नीचे हैं, बट हमें लगता है कि भाव इसी ऐसे ही लोअर लेवल पर ट्रेड करते रहेंगे। बट अगर हम एक लंबे समय की बात करें, नवंबर दिसंबर तक अगर बात करें, तो वहाँ पर हम एक बाउंस बैक आते हुए देखेंगे। जहाँ तक गेहूं का सवाल है, गेहूं के अंदर भी हमने देखा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, मगर भाव अगर पिछले हम एक हफ्ते से ट्रैक करें तो एक रेंज में ही टिके हुए हैं, कुछ ज़्यादा एक अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बट यहाँ पर भी हमारा व्यू, अगर आप लंबे समय के लिए बात करेंगे, तो हमें लगता है कि वहाँ पर एक उछाल आना चाहिए भावों में। ठीक है। अच्छा, मेटल मार्केट में भी आज ठीक ठाक कमजोरी आई है, क्योंकि आप देखिए एक तो डॉलर मजबूत, ऊपर से चाइना से डिमांड घटने की आशंका, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई 75 बेसिस पॉइंट, ये सारे फैक्टर मेटल के लिए भी निगेटिव हैं। और चूंकि अगर इकोनॉमी की सेहत ठीक नहीं रहेगी तो मेटल की डिमांड भी कम होगी, उस चिंता ने भी मार्केट को गिराया है। तो मेटल पर तपन जी आज के लिए कोई व्यू आपका, कहाँ पर ट्रेड लिया जाए? जी बिल्कुल, सारा कॉम्प्लेक्स जो है बेस मेटल का आज गिरावट में काफी आया है, और मुझे लग रहा है इंट्राडे में कॉपर एल्यूमिनियम में थोड़ा एक बॉटम बन रहा है, एक शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही जाना पड़ेगा और सेल ऑन राइज का भी रखना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगा है जिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, फिर से 314 के लेवल से जिंक में सेल कर सकते हैं, टारगेट 308 का, और स्टॉप लॉस जो है 319 का रख के जिंक में सेल कर सकते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम है, उसमें एक अच्छी रिकवरी की वेट करनी पड़ेगी, वहां से फिर से सेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर में वापस से 748 के लेवल आता है तो सेल करना चाहिए, टारगेट 735, स्टॉप लॉस जो है 754 का रख के कॉपर में भी सेल कर सकते हैं। राजेश हैं हमारे साथ, पूछिए राजेश जी। जी सर, मैंने 61,000 पे सिल्वर बाई कर रखी है सर, आगे क्या करना चाहिए? अच्छा, 61,000 पे आपने चांदी में बाइंग की है, और चांदी का भाव अभी है 60,480। बताइए तपन जी, क्या किया जाए?
जी मेरे हिसाब से 59,300 का स्टॉप लॉस आप रखिए और पोजीशन होल्ड रखिए। सिल्वर वॉलेटाइल काफ़ी है फिलहाल के लिए, लेकिन जो रेंज है उसके हिसाब से लग रहा है कि आपकी कॉस्ट भी एक बार आ सकती है। तो 59,300 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और पोजीशन होल्ड रखें। ऊपर में 1,500 से 1,800 की रेंज है वो आ सकती है, उसके ऊपर निकलता है प्राइजेस तो 62,800 के लेवल भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जरा आप बताइए अनुज जी कि एग्री मार्केट में कल के लिए कहां पर नजर रखनी चाहिए? मिथुन जी देखिए, एग्री में देखें तो ग्वार आज भी नया कॉन्ट्रैक्ट लो बनाया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ही बिकवाली का ट्रेड रहेगा करीबन 5650 में। स्टॉप लॉस 5750 का, टारगेट 5550 5500 तक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती हुई दिखाई दी है, मानसून राजस्थान में आया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सेंटीमेंटल डाउन है। 5500 के आसपास बाई एक्यूमुलेट हो सकता है, मगर फिलहाल जिस तरीके से मार्केट रोज नए कॉन्ट्रैक्ट लो बना रहा है, हमें लगता है कि अभी 100 से 150 रुपये की गिरावट और ग्वार सीट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए रोहित जी। सर मैं जैसे सिल्वर खरीदना चाहता हूँ, तो अभी रुकूं या लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा, चांदी आप खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अनुज जी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चांदी में बाइंग करनी हो तो क्या इस भाव पर ही कर लें या अभी रुकें, कुछ और भाव नीचे मिलेगा? देखिए, चांदी अभी देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने देखा था लास्ट टाइम भी, अभी 2 दिन पहले भाव 59,000 के आसपास आए थे, वहाँ से उठकर दोबारा 61,000 गए। 2-3 हज़ार रुपये की मूवमेंट ये डेली बेसिस पे दे रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप 59,000 58,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और पोजिशनल तौर पर भी मुझे लगता है कि 58,000 के जो लेवल्स मिलते हैं वहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि $20 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहाँ से आपको अगेन भाव 63,000 से लेकर 65,000 तक वापस बाउंस बैक आ सकता है। तो हमें लगता है कि 58-59,000 के आसपास आप पोजिशनल तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले 1 या 2 महीने में हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिल बिट एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहां पर आप बना सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर कि ये स्ट्रेटेजी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए। 60,534 ये MCX पर चांदी का ताज़ा भाव है। 163 रुपये की गिरावट दिख रही है। और आज कल का बड़ा इवेंट यही था कि फेड ने जो दरें बढ़ाई थी 0.75%, जिसको बुलियन मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट किया था, और यही वजह है कि दरें बढ़ने के बाद दाम यहाँ पर बढ़े सोने चांदी के। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर दबाव में फंसा हुआ दिख रहा है। 178 रुपये नीचे MCX पर चांदी, और गोल्ड में 70 रुपये के आसपास की तेज़ी इस वक्त दिख रही है। बहुत शुक्रिया तपन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।